प्यारे बच्चों, मैं रामेश्वर प्रसाद तिवारी, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर जैन। 12th बायोलॉजी में आज का अपना लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत मानव प्रजनन। ये चैप्टर चल रहा था। इसके अंतर्गत फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र, क्योंकि हम लोगों ने नर जनन तंत्र पढ़ लिया था। देखिए, नर जनन तंत्र की तरह ही मनुष्य का जो मादा जनन तंत्र है, ये भी कई अंगों से मिलकर के बना होता है, जिसमें से मुख्य रूप से मादा जनन तंत्र का जो कार्य रहता है वो है गैमीट के फॉर्मेशन की क्रिया, यानी oogenesis, अंडाणु जनन। फिर उसके बाद में अंडाणु के बनने के बाद निषेचन की प्रक्रिया जो फैलोपियन ट्यूब में होगी, तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस। फिर जो जाइगोट बनेगा, यदि फर्टिलाइजेशन हो गया तो जाइगोट का यूटेरस में कह लीजिए कि प्रतिस्थापित होना, उसका जो है वहाँ पर फैलोपियन ट्यूब से आकर कहाँ पर यूटेरस में ट्रांसप्लांटेशन, वहाँ पर उसका प्रतिस्थापन होना, लगना, वहाँ पर जुड़ना, वहाँ पर उसके बाद उसका डेवलपमेंट होना और गर्भधारण को बनाए रखना। कुछ हार्मोन्स का जो है सिक्रिएशन भी ओवरी के द्वारा होता है। तो हार्मोन्स के निर्माण में और इस डेवलपमेंट में, यानी जो एम्ब्रियो है, भ्रूण जो बनेगा निषेचन के बाद, उसके डेवलपमेंट की ये सारी प्रक्रियाओं का कंट्रोलिंग करते हैं। जो मादा जनन तंत्र है उसमें ये भी दो प्रकार के, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के अंग से बना होगा। एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको प्राथमिक जनन अंग के रूप में एसेंशियल कह सकते हैं, ये ओवरी होती है, अंडाशय होता है। और दूसरे उसके बाद सहायक जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंतर्गत जो द्वितीयक आएंगे, उसमें ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं और अंडवाहिनी कह सकते हैं हिंदी में, जहाँ पर निषेचन होगा। यूटेरस यानी गर्भाशय, यहाँ चित्र में दिख रहा है, फैलोपियन ट्यूब यानी आपकी जो है ओविडक्ट कहलाएगी, और ये यूटेरस वाला हिस्सा होगा। वैजाइना वाला हिस्सा यहाँ पर दिख रहे हैं, यूटेरस वाले गर्भाशय, वैजाइना माने योनि द्वार कह सके, योनि कहेंगे, योनि। और उससे रिलेटेड कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो कि रिप्रोडक्शन में भाग लेंगी। बर्थोलिन, पेरिन्यूअल और रेक्टल, ये ग्लैंड्स होती हैं। तो ये अंग समझ में बात आ रही है आपको कि कौन कौन से अंग हैं, इनको आपको ध्यान में रखना। अब इसको हम बिठाएंगे। फीमेल सेक्स ऑर्गन में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओवरी है, अंडाशय है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ओविडक्ट, उसी को फैलोपियन ट्यूब बोलेंगे। यूटेरस, वेजाइना, ग्लैंड्स में बर्थोलिन, पेरिन्यूअल और रेक्टल, ये ग्लैंड्स। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, ये जो ओवरी के बारे में एक एक को हम लोगों को देखना है, कौन कौन से भाग किस तरीके से हैं। मैंने डायग्राम बना दिया है इसका। अब ओवरी का डायग्राम भी अलग से बनाएंगे, समय ज़्यादा न लगे इसलिए पूर्व में ही इसको बना लेते हैं। तो देखिए, ओवरी में चलेंगे। ओवरी आपको कहाँ दिख रही है? यहाँ पर ये ओवरी है। एक वन पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ी ओवरी होती है। अब कैसी होती है? ये बादाम के आकार की होती है। कहाँ होती है? उदर गुहा में होती है। उदर गुहा के निचले भाग में यूटेरस, गर्भाशय, ये दोनों तरफ ये लगी होती है, देख रहे हैं। ये राइट साइड की है, लिख दिए ओवरी, ये लिख दिए राइट, और ये लेफ्ट ओवरी होगी। ये एक देख रहे हैं ओवरी के से जुड़ी है, उसके इसके यूटेरस से, इससे गर्भाशय से यहाँ लगी हुई है, जो नलिका से जुड़ी हुई है, कह लीजिए जिस रचना के द्वारा, उसको बोलते हैं मीजोवेरियम। ये पेशीय रचना होती है। पेशीय रचना माने पेशियां, इसको चारों तरफ से लिगामेंट होते हैं, लिगामेंट जो इसको बांधे रखते हैं, साधे रखते हैं। ये बादाम के आकार की होती है। और ये ओवरी, ध्यान रखेंगे, अगर देखा जाए 4 सेंटीमीटर, लगभग 4 सेंटीमीटर इन लेंथ लंबी, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड चौड़ी, और 1.5 सेंटीमीटर लगभग ये कैसी होती है, थिक एंड मोटी होती है। तो ओवरी के बारे में अभी हम लोगों ने देखा कि ये
4 सेंटीमीटर लगभग, ध्यान रखेंगे, लंबी है। लंबी ओवरी 4 से बादाम के आकार की, 4 सेंटीमीटर लंबी, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ी है ये, याद रख लेना। ओवरी की बात हो रही है, OVARY, जिसको अंडाशय आप बोलोगे, अंडाशय, अंडाशय कहेंगे ये। और 1.5 सेंटीमीटर लगभग ये कैसी है, मोटी है, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर लेंथ लंबी, 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड चौड़ी है, 1.5 सेंटीमीटर कैसी है, ठीक है, मोटी है। तो इसको ध्यान रखना है। ये ओवरी जो होती है चारों तरफ से ओवाइडल जर्मिनल इपिथेलियल ऊतक से मोटी इस तरह से उसकी घिरी रहती है। ओवाइडल जर्मिनल इपिथेलियल ऊतक से घिरी होती है। देखिए एक ओवरी की रचना हम बना ही लेते हैं क्योंकि आता भी है एग्जाम में। एक ओवरी की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये ओवरी है, ध्यान रखेंगे। ये मेजोमेरियम जहाँ से लगी है, ये ओवरी की रचना। तो यहाँ पर ये तो आपको मालूम है मीसोवेरियम है, मीजो या मीसो VARIUM, लिगामेंट के द्वारा बनी जो कि इसको बांधे रखेगी, तो मीसोवेरियम होगी। और जो हम लोग कह रहे हैं कि ये किससे गिरी हुई है, जर्मिनल इपिथेलियल कोशिकाओं से। तो यहाँ बाहर की ओर आप दिखा लीजिए एक लेयर जो कोवाइडल कोशिकाओं का बना है, चित्र में आपको केवल यहाँ प्रदर्शित कर देना है। ये सबसे बाहर ये जनन उपकला ऊतक, हिंदी में अगर बोलना है तो जनन उपकला ऊतक, घनाकार जनन उपकला ऊतक, अंग्रेजी में कोवाइडल जर्मिनल इपिथेलियम। तो ये बना हुआ है भैया, किससे बना है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ जिससे बना है। ये जर्मिनल इपिथेलियल टिश्यू है, GERMINAL EPITHILIUM, जर्मिनल इपिथेलियल, उससे बना हुआ है। कोवाइडल कोशिकाएं हैं उसकी, इनमें भी न्यूक्लियस दिखाना चाहिए। हर एक कोशिका में न दिखाएं चलेगा, डायग्राम बहुत समय लगेगा आपको बनाने में, इसलिए इसको ध्यान में रखना। अब इसके अंदर ध्यान रखेंगे ब्लड वेसल्स होती हैं, दिखा लें, लगी हुई है, नाम अंतर कर लेंगे अभी। एग नेस्ट, ये एग नेस्ट है जिनसे कि ध्यान रखेंगे आगे निर्माण होगा ओवम का। ये एग EGG, एग NEST, घोंसला, अंडाणु जहाँ से बनेंगे। देखिए ओवरी के अंदर मुख्य रूप से ये दिमाग में रहे कि 4 प्रकार के फाल्किल्स कोशिकाएं बनती हैं। पहले दिमाग में आपको ये बात आ जाए कि ओवरी एक, मैंने कह लीजिए ओवरी के अंदर एक लड़की में जनन के समय कह लीजिए जन्म के समय, ऐसा कहिए जन्म के समय उसमें अगर देखा जाए तो उसके दोनों ओवरी को मिलाकर लगभग उसके अंदर 2.5 लाख से, यानी 2,50,000, 2.5 लाख से लेकर के 4 लाख तक, 4 लाख तक क्या होती हैं उसके अंदर, कह लीजिए कि ये कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। कोशिकाएं जिनको फाल्किल सेल्स कह रहे हैं, फाल्किल सेल्स कहिए, ये उपस्थित होती है। बट ये मैच्योरिटी में मैच्योर होते होते यानी 400 लगभग बचती हैं, 400 फाल्किल सेल्स ही मैच्योर हो पाती हैं। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बातें पहले जान लें, किसी भी स्त्री में एक ओवरी अगर एक्टिव होगी, मान लीजिए कि इस माह में और जुलाई अगस्त माह में, ये अगस्त है तो अगस्त माह में राइट ओवरी एक्टिव है ओवम बनाने के लिए, तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट एक्टिव होगी। अल्टरनेट एक्टिव होती है, दोनों एक साथ एक्टिव नहीं होती है, ये याद रखना। तीसरी बात, महत्वपूर्ण बातें हैं, दिमाग में एकदम आपके फिट होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो ओवम बनने की प्रक्रिया भी है, ये 400 ही फाल्किल सेल्स मैच्योर हो पाती हैं। होती कितनी है, 4 लाख तक होती है, बट 400 तक ही परिपक्व हो पाती है, से निष्क्रिय हो जाती है लास्ट तक में।
और ये फाल्किल कोशिकाएं मुख्य रूप से 4 प्रकार की होती हैं। प्राइमोर्डियल फाल्किल, प्राइमरी फाल्किल, वेसिकुलर फाल्किल एंड ग्राफियल फाल्किल। ध्यान देना, 4 प्रकार की होती है। मैं यहाँ पर आपको नॉलेज के लिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। यहाँ तो चित्र में जाएगा, कैसे लिखें यहाँ आपको, यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ। पहला है, ध्यान रखेंगे इसमें, प्राइमोर्डियल, PRIMORDIAL, प्राइमोर्डियल फाल्किल। दूसरा है प्राइमरी फाल्किल, प्राइमरी फाल्किल। तीसरी है वेसिकुलर, वेसिकुलर फाल्किल। और चौथी है ग्राफियल फाल्किल, GRAFI, ग्राफियल फाल्किल। ग्राफियल फाल्किल कहने का मतलब ये है GRAAFIAN, ग्राफियल फाल्किल। याद रखना, प्रीमोर्डियल फाल्किल, प्राइमरी फाल्किल, वेसिकुलर फाल्किल और ग्राफियल फाल्किल। प्रीमोर्डियल फाल्किल, प्राइमरी फाल्किल्स, ये जन्म के पूर्व, जब कह लीजिए मादा फीट्स लगभग 4 माह की हो जाती है तो ये बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तभी से प्रारंभ होते हैं। ओवुलेशन की प्रोसेस 11 से 12 वर्ष में स्टार्ट होगी। यानी अंडाणु बाहर ओवरी से 11 से 12 वर्ष में निकलेंगे, परंतु अंडाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया है, जब मादा फीट्स कह लीजिए गर्भ में होती है माँ के, तभी से बनना प्रारंभ हो जाता है। और ये पूरी अवस्थाएं चूंकि बनती हैं, तो यहाँ पर आपको ध्यान में ये रखना है, एक नेस्ट है, यानी यहाँ पर फाल्किल कोशिकाएं इसके चारों तरफ भी स्टार्टिंग अवस्था में हैं, बनना लगना शुरू हो रही हैं, उन्हीं से तो बनना है। तो ये आपका प्राइमोर्डियल फाल्किल के अंतर्गत आएंगे। और इसके बाद में इसमें चारों तरफ जब फाल्किल कोशिकाएं बन करके एक लेयर बना लेती हैं, एक लेयर बना लेंगे इसके चारों तरफ से, कह लीजिए, तो वो कहलाएगा ये, जैसे यहाँ पर बन रही है, लगा देते हैं ये। बस एक आध सेल और दिखाना हो तो दिखा लीजिए कि ये चारों तरफ इसके बन रही है। ये कहलाएगी प्राइमरी, इनको क्या बोलेंगे, प्राइमरी फाल्किल। प्राइमरी FOLLICL फाल्किल, ये प्राइमरी फाल्किल कहलाएगी। ये बन रही है, ध्यान रखेंगे एक नेस्ट के बाद। तो अब इसके बाद इनमें डबल लेयर्ड फाल्किल कोशिकाएं बढ़ती जाती हैं, तो आगे दिखा सकते हैं 2 लेयर बन जाएंगे इसके चारों तरफ। ये यहाँ पर ये बनेगी, ये कैसी हो जाएंगी, डबल लेयर्ड फाल्किल कर सकते हैं इनको, DOUBLELAYERED लेयर्ड फाल्किल, FOLLICLE, डबल लेयर्ड फाल्किल। क्योंकि वेसिकल से बन रही है, आगे बढ़ रहा है भाग, एंट्रम का निर्माण होगा, ग्राफियल फाल्किल से बनेगी, वही है ग्राफियल फाल्किल। तो यहाँ आगे एंट्रम फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। ये है, और ये जो फाल्किल सेल्स थी ये इसके चारों तरफ लगी हुई है, और बीच में इनमें ध्यान रखेंगे गुहा बनने लगती है। ये एंट्रम, ये बीच में गुहा बनने लगती है, तो ये कहलाएगी, ध्यान रखेंगे, एंट्रम,
TRUM फॉर्मेशन एंट्रम फॉर्मेशन, एंट्रम का निर्माण होने लगता है। बिगिनिंग ऑफ एंट्रम फॉर्मेशन लिख सकते थे आप, बिगिनिंग ऑफ एंट्रम फॉर्मेशन, एंट्रम के बनने की जो है प्रक्रिया क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। तो ये वेसिकुलर फॉल्केन की पोजीशन को दिखा रहा है। आगे इसमें और चलेंगे अगर आप, तो ये ओवम है, ध्यान रखेंगे, ओवम, ओवा जो भी कहिए, इसके चारों तरफ ये फॉल्केन कोशिकाएं लगी थी और ये देख ही रहे हैं, इसमें एंट्रम पूर्ण रूपेण बन जाता है, यानी एक गुहा के रूप में ये बन रहा है एंट्रम। आगे इसको रप्चर्ड होना, फटना है एंट्रम, और ये पूर्ण रूपेण फॉल्कल्स बदल गई है ग्रेफियर फॉल्कल्स में। ये कुटक कोशिकाएं हैं। आगे ये ध्यान में आना चाहिए कि ओवुलेशन की प्रक्रिया होगी, ओवम डिस्चार्ज हो जाएगा, इससे डिस्चार्ज होगा तो यहाँ पर एक घाव बन जाएगा। ये नजदीक आएंगे, एक और डायग्राम दिखा सकते हैं कि ये ओवम है और ये फॉल्केल सेल्स हैं जो रप्चर्ड हो रहा है, ग्रेफियर फॉल्केल्स, क्योंकि उसमें एंट्रम बन चुका है, ये एंट्रम बन चुका है, रप्चर्ड होता हुआ उसको दिखा लीजिए, टूट रहा है ये। और यहाँ पर दिखा दीजिए कि इससे एक ओवम, ओवरी यहीं पर फटेगी, टूटेगी उसकी जर्मिनल एपिथेलियल कोशिका, तो उससे एक डिस्चार्ज होकर ओवम बाहर आएगा, जिसके चारों तरफ फॉल्केल सेल्स लगी घेरे रहती हैं। जैसे ही निकलता है फॉल्केल सेल चारों तरफ घेरे रहती है, बाद में नष्ट हो जाती हैं। तो और ओवम की जो दीवार होती है सबसे बाहरी जोना पेलुसिडा कहलाती है, उसी से चारों तरफ लगी है। तो ये कि ये क्या बाहर आ गया, इससे डिस्चार्ज ओवम कर सकते हैं, DISCHAR, डिस्चार्ज, GED, डिस्चार्ज ओवम। ओवम बाहर निकल आता है, और जब ओवम बाहर निकल आएगा तो वहां पर जो फॉल्केल सेल्स हैं, यहाँ एक घाव बन जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाता है, यहाँ दिखा ले दीवार में ब्लड क्लॉट हो जाता है, और चारों तरफ से इसको फॉल्केल सेल्स जो होती हैं वो घेर लेती हैं। फॉल्केल सेल्स चारों तरफ से उसको क्या कर लेती हैं, घेर लेती हैं। ये रचना जो बन रही है ये कहलाता है कार्पस हीमोरैजिकम, तो बोलते हैं CORPOES, कार्पस, कार्पस हीमोरैजिकम, HEMORRAGICUM, कार्पस हीमोरैजिकम, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें बहुत ढेर सारे कह लीजिए कि फाइब्रिन आकर के जमा हो जाएंगी, ब्लड क्लॉट कराती हैं जो, और ये अंत में एक रचना कार्पस जो हीमोरैजिकम है, ब्लड से भरी हुई रचना, चारों तरफ उसके फॉल्केल सेल्स कवर किए हुए ये लगी हुई हैं। ये रचना जो बन गई ये कहलाती है कार्पस हीमोरैजिकम, से इसका नाम बदलेंगे कार्पस, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम का निर्माण होता है। कार्पस ल्यूटियम के बनने की प्रक्रिया पूछ देता है। इसके बनने में मुख्य रूप से FSH फॉल्केल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का विशेष रोल होता है। ये फॉल्केल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसके फुली फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अगर निषेचन अंडाणु जो निकला है उसका निषेचन यदि हो जाता है तो ये जो फॉल्केल जो आपके कार्पस ल्यूटियम बने हैं ये गर्भ के 7वें महीने तक रहते हैं। इनसे कुछ हार्मोन्स का भी स्राव होता है जो
दुग्ध स्राव को मेमोरी ग्लैंड्स जो हैं उनको कह लीजिए कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं। इसको आपको दिखाना है। और इसमें इसके अंदर क्या दिखा सकते हैं आप, ये सेल्स पाई जाएंगी, इसके अंदर भी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा, इसके अंदर भी। तो चित्र में और भी दिखा दीजिए रचनाएं। ये बीच में इसके कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक, यहाँ लिख दीजिए, ये है कनेक्टिव टिश्यू संयोजी ऊतक। एक ओवरी की संरचना है, काट का चित्र है, काफी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता है, तो इसके बारे में इतनी सारी चीजें तैयार करेंगे। अंडाणु, क्योंकि इसमें ध्यान रखेंगे, स्त्रियों में एक और साइकिल चलती है जिसको आप ऋतुस्राव मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हो। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के साथ साथ ये कह लीजिए जो ऋतुस्राव के साथ साथ ये बनने की प्रक्रियाएं भी रिलेटेड होती हैं। ये ओवरी से ध्यान रखेंगे, ऋतुस्राव से अगर गणना करेंगे तो जो अंडाणु निकलने की क्रिया होती है वो कितने दिन में होती है, ठीक 14वें दिन होती है, 14 डेज, आफ्टर 14 डेज, 14वें दिन कह लीजिए, ठीक ये बाहर निकलता है अंडाणु ओवरी से। और ये निकलने के बाद में फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है। अब देख बताएंगे, जैसे यहाँ से अंडाणु निकलेगा, ओवरी के अंदर से डिस्चार्ज होगा, यहाँ बाहर आया, 14वें दिन बाहर आएगा ओवरी से अंडाणु। ये जो फिम्बरी लगी है, इसके माउथ है, ओपनिंग है यहाँ, ये फिर इसी पर ठीक उसके नीचे लगी होती है, इनमें गति होती है, सिलिया लगे होते हैं, चूंकि उससे बनी होती है तो गति होती है, सिलियरी मूवमेंट होता है, अंडाणु को अपने अंदर ले लेता है। अंडाणु जब निकलता है तो ये मैच्योर होता है, आकर उसका परिपक्व कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका के अंदर। अंडाणु जब अंदर आ जाएगा तो फैलोपियन नलिका के अंदर उसका मैच्योरेशन होता है, परिपक्व होता है, और यहीं पर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया भी होती है। तो ये ध्यान में, दिमाग में आपके बात रहनी चाहिए। 14वें दिन अंडाणु का निष्कासन होता है, ये भी 48 से 72 घंटे तक जिंदा रह सकता है। यानी किसी स्त्री में मेंस्ट्रुएशन चक्र से अगर गणना करना हो तो 2 दिन आप पीछे आ जाइए, यानी 12वें दिन को ले लीजिए, और उधर 3 दिन और आगे चले जाइए 14वें से, यानी 17वें दिन। 12वें से 17वें दिन के बीच अगर कोपुलेशन नहीं होता, अपने पार्टनर से वो नहीं मिलती है, तो निषेचन की संभावनाएं नहीं होंगी। उनको ऑपरेशन कराने के परिवार नियोजन की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि परिवार नियोजन से बहुत सारे जो अपनाते हैं, ऑपरेशन कराते हैं, जो है ट्यूबेक्टोमी की प्रक्रिया स्त्रियों में जो होती है, ट्यूबेक्टोमी नलबंदी, उससे बहुत ढेर सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखते हो अक्सर बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती है या बहुत ज़्यादा दुबली पतली हो जाती है। तो इन चीज़ों को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरी रचना फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन नलिका आप देख रहे हो, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है फैलोपियन ट्यूब। कितनी होती है? लगभग 10 सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे, लंबी होती है फैलोपियन ट्यूब नलिका होती है ये। और इसमें क्या क्या कार्य होता है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर पेशीय नलिका है, और ये निकलती कहाँ से है? इसके ब्राड वाले सिरे से, यूटेरस के निकलती है, देख रहे हैं। और इसमें भी ये भाग जहाँ से निकल रही है ये कहलाता है आगे का स्टमस कहते हैं इसको। फैलोपियन ट्यूब पेशीय नलिका होती है। इसका जो स्वतंत्र सिरा होता है, जहाँ पर मुख है, एक छेद है, वो चारों तरफ से फिम्बरी जिसको कह रहे हैं उसके द्वारा घिरा होता, अभी बताए थे, जो सिलिया के द्वारा बना होता है, जिसमें सिलियरी मूवमेंट होता है, जो ओवरी से निकले हुए ओवम को अपने अंदर क्या करती है? कैप्चर करती है, ले लेती है। और उस अंडाणु का परिपक्वन कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में होता है। और फैलोपियन नलिका को ओविडक्ट कहते हो, अंडवाहिनी भी बोलते हो। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फैलोपियन नलिका में। हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, मनुष्य में निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? फर्टिलाइजेशन तो कहाँ होती है? फैलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिनी में। इसके बाद आएंगे यूटेरस, गर्भाशय की हम लोग बात करेंगे। तो यूटेरस अगर देखा जाए, गर्भाशय, तो ये नाशपाती के आकार का देख रहे हैं, ऐसा होता है यूटेरस।
मुख्य रूप से ये भी बहुत ही ब्रॉड संरचना होती है यूटेरस की, और बृहद, चूंकि ये यूटेरस का मुख्य कार्य क्या है, इसके अंदर अगर देखा जाए तो आकर मुख्य रूप से निषेचित जो अंडाणु है जाइगोट, वो आकर प्रतिस्थापित होगा, उसका डेवलपमेंट होगा, इसलिए काफी ये थिक रचना होती है। लगभग इसको कह लीजिए कि 7.5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर चौड़ी और 3.5 सेंटीमीटर मोटी होती है यूटेरस। ये यूटेरस की बात कर रहे हैं। ये यूटेरस माने गर्भाशय, ये कह रहा है, ध्यान रखना कि इस कितना है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर ये लंबा है, लंबी है, 5 सेंटीमीटर, यही मैं लिख दे रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर कैसी है, ये चौड़ी है, ब्रॉड, और 3.5 सेंटीमीटर ये क्या है, मोटी है, काफी मोटी होती है। देख रहे हैं काफी मोटी उसकी दीवार होती है, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो होता है भ्रूण का विकास होता है, तो प्रॉब्लम ना हो, काफी थिक होती है, मोटी होती है, पतली होगी तो फट सकती है। और ये जो है ध्यान रखेंगे, मायोमेट्रिकम और इंडोमेट्रिकम, बाहर की तरफ से मायोमेट्रिकम पेशीय रचना के रूप में, अंदर का भाग इसका जो है कहलाता है एंडोमेट्रियम से, कह लीजिए कि ये बनी होती है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, देख रहे हैं। और इसका अंतिम भाग की ओर चलते हैं, तो ये जहां पर लिखे हैं वेजाइना यानी यौन, ये देख रहे हैं लगभग ये भी 5 से 7 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती है, काफी सकरी नलिका के रूप में होती है, ध्यान रखेंगे, जहां पर मेल के पेनिस यानी सेक्स ऑर्गन का घर्षण होता है। और ये काफी महत्वपूर्ण भाग होता है, ये भी इसको आपको ध्यान रखना, कहा जाता है वेजाइना या यौन कहते हैं। इसमें से रिलेटेड होती है कुछ ग्लैंड्स होती हैं, लिखे थे आप, 3 ग्रंथियां जो जनन में भाग लेती हैं। तो वो कौन कौन सी ग्लैंड्स होती हैं जो यहाँ पर जनन में भाग लेती हैं? बर्थोलिन, पेरिनियल और इसके अलावा रेक्टल। तो यहाँ से जुड़ी होती है, अटैच रहती है बर्थोलिन ग्लैंड्स, जो मेल के कह लीजिए काउपर्स ग्लैंड्स के समजात हैं, एफिनिटीज कह सकते हैं, उससे है, उसके होमोजीनस हैं, समजात हैं, क्योंकि वो भी आपको बताए थे, एल्काइन जो है क्षारी एक प्रकार का द्रव स्रावित करती है, तो ये भी क्षारीय द्रव स्रावित करती है जो घर्षण से बचाती हैं और इसको बैक्टीरिया विहीन करती हैं, इसको जो इसका वेजाइनल पोर्शन है पूरा। और इसके अलावा पेरिनियल ग्लैंड होती हैं जो विशिष्ट गंध का स्राव करती हैं, उत्तेजना देती हैं, और इसी के अलावा रेक्टल ग्लैंड्स भी विशिष्ट प्रकार के गंध का स्राव करती है वहां से। तो इनको ध्यान रखना है। इनकी यहाँ पर रचना में आगे दिखाया गया है क्लाइटोरिस, ये पेनिस के समजात होता है, ये केवल उत्तेजक अंग की तरह कार्य करता है, ध्यान रखेंगे। ऊपर वाले भाग में मुख्य रूप से लेबिया माइनोरा यहाँ बाहर की रचनाएं उनसे सटी हुई लगी हुई ये रचना ऊपर की ओर लगी रहती है, खासतौर पर यूरेथ्रल जो ओपनिंग है उसके ठीक ऊपर लगी होती है, और ये उत्तेजक अंग होता है। यूरेथ्रल ओपनिंग से यूरिन बाहर निकलता है, वो चित्र है। और वेजाइनल ओपनिंग जहाँ पर ये वेजाइना से अटैच्ड है, काट का चित्र है, दिखाया गया है। तो वेजाइना से अटैच्ड है वेजाइनल ओपनिंग, जिसमें कह लीजिए कि जिससे कि मुख्य रूप से चाइल्ड बर्थ और जो इससे मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय जो सिक्रिएशन होगा, व्यर्थ जो पदार्थ होंगे बाहर निकलते हैं, उन सबका जो है उत्सर्जन होता है। इसको ध्यान रखना। ये एनस है, इसका कोई यहाँ पर जरूरत नहीं बनाने की, एक संकेत ताकि आपको समझ में आए कहाँ से भाग लिया गया है। तो इस तरीके से इन भागों को विशेष रूप से आपको विवेचन करना है, वर्णन करना है और ध्यान में रखना है। मुख्य जो हार्मोन्स की क्रियाएं होती हैं उनको जरूर आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछ देता है तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन दोनों ही पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपाल से स्रावित होते हैं, जो मुख्य रूप से फॉलिकल कोशिकाओं के डेवलपमेंट और उससे जो है ग्रेफियन फॉलिकल के बनने, साथ ही
जो वहाँ पर बना कार्पस ल्यूटियम के निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करते हैं। तो इन क्रियाओं को काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनको आपको याद रखना है। और ये कहीं प्रॉब्लम हो तो इसको वीडियो को देखिएगा, कुछ दिक्कत हो तो बात करिएगा, मोबाइल नंबर लिखा रहता है। और अपनी ठीक से तैयारी करेगा, आज का करिएगा। ये आज का आपका टॉपिक अब यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो बनाकर दे सकें। धन्यवाद।